मैंने अपनी बहन की शादी अपने देवर से करवा दी थी, लेकिन हमारे ससुराल के अमीर होने के कारण लोग हमें घूरते थे। एक दिन जब मैं अपनी बहन को नाश्ता देने के लिए उसके कमरे में जा रही थी, तो मेरे देवर ने मुझे रुकने को कहा और बोला, भाभी थोड़ी देर के लिए मेरी पत्नी को सोने दीजिए, उसकी नींद खराब हो जाएगी। देवर की यह बात सुनकर मैं काफी खुश हुई, लेकिन जब मेरी बहन 3 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो मुझे घबराहट हुई। मैंने जल्दी से कमरे में जाकर जो नज़ारा देखा, उससे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां तो आज का मौसम बेहद सुहावना था, लेकिन मेरी माँ के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वजह थी मेरी शादी की तैयारियां। उन्होंने सोचा कि आज बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान खरीद लें। दरअसल मेरी सगाई 2 साल पहले पापा के करीबी दोस्त के बेटे विक्रम से हो चुकी थी, लेकिन बार बार किसी न किसी वजह से शादी टलती जा रही थी। एक दिन पापा के वही दोस्त अचानक हमारे घर आए। उन्हें देखकर हम सब बहुत खुश हुए। उन्होंने पापा से कहा, हमारे बच्चों की सगाई को काफी वक्त हो गया है, अब इनकी शादी जल्दी से कर देनी चाहिए। उनकी यह बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई और तुरंत ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे विक्रम से लगाव हो गया था और मैं उसे दिल से अपना जीवन साथी मानने लगी थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। माँ बाजार जाने की तैयारी ही कर रही थी कि अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। सारा प्लान धरा का धरा रह गया। वहीं दूसरी ओर पंडित जी के साथ बैठकर माँ ने ससुराल वालों से कह तो दिया था कि 1 महीने में शादी कर लेंगे, लेकिन अब उन्हें शक होने लगा था कि इतने कम समय में सब कुछ कैसे होगा। माँ बस यही सोचती रही और चिंता में बैठ गईं। मैंने माँ को ढाढ़स बंधाया और मुस्कुरा कर कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अगर शादी में कुछ काम रह भी गया तो कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि वे लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। आखिर मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे विक्रम से हो रही है, जो हमें अच्छे से समझते हैं। हम माँ बेटी आपस में बैठकर यही बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी छोटी बहन वंदना ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने खड़ी महिला को देखकर वह मुस्कुरा उठी और चहकते हुए बोली, अरे आंटी, आप तो बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। देखिए न, मैं अभी अभी पकोड़े बनाने वाली थी, चलिए आज मेरे हाथ के पकोड़े खाकर जाए। आंटी हंसते हुए बोली, ठीक है बेटा, बनाओ, मैं तब तक तुम्हारी माँ से मिल लेती हूँ। माँ ने आंटी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके सामने गर्मागर्म चीजें परोसी। लेकिन आंटी का व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। यह विक्रम की माँ थी, मेरी होने वाली सास। वैसे तो उनका हमारे घर आना जाना पहले से था, लेकिन आज उनकी बातें कुछ अलग थी। माँ के पास बैठते ही उन्होंने कहा, भगवान ने आपको 2 बेटियां दी हैं, अगर एक बेटा भी होता तो कितना अच्छा होता। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा, ये कैसी बात कर रही थी वे। माँ ने आंटी की बातों का बड़ी शालीनता से जवाब दिया, बहन ये सब तो भगवान की मर्जी होती है, किसी को बेटा देता है तो किसी को बेटी, लेकिन मैं तो अपनी बेटियों को पाकर बेहद खुश हूँ। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कुछ कमी है। हम बात को वहीं खत्म करना चाहते थे, लेकिन आंटी बार बार बेटे बेटी की बातें दोहराई जा रही थी। माँ ने एक थकी सी नज़र मेरी ओर डाली। उनकी आंखों में कुछ बेबसी साफ झलक रही थी। मुझे लगा अब चुप रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने मुस्कुराकर माहौल बदलने की कोशिश की और कहा, अरे आंटी, इन सब बातों को छोड़िए ना, आप ये बताएं कि शादी में आप क्या पहनेंगी। आजकल तो दूल्हा दुल्हन के मम्मी पापा भी ऐसे तैयार होते हैं जैसे उनकी खुद की शादी हो रही हो। मेरी बात सुनकर आंटी कुछ देर चुप रही, फिर मेरी ओर गंभीरता से देखते हुए बोली, कनक सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है। ये सुनकर मैं और माँ दोनों चौंक गए। दिल में एक अजीब सा डर समा गया। मैंने घबरा कर पूछा, ऐसा क्या हो गया आंटी, आप साफ साफ बताए। आंटी ने गहरी सांस ली और कहा, विक्रम इन दिनों अपने करियर को लेकर बहुत परेशान है। उसके सारे दोस्त जब शादी करते हैं तो उनके साले अच्छे पदों पर होते हैं या कोई बिजनेस में उनकी मदद कर देता है। किसी के साले ने नौकरी लगवा दी, किसी ने बिजनेस सेट कर दिया। अब विक्रम भी जिद पर अड़ गया है कि वह किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके भाई हों और वे अच्छी नौकरी या कारोबार करते हों। लेकिन तुम्हारा तो कोई भाई है ही नहीं, इसीलिए उसने इस शादी से इनकार कर दिया है। उनकी बात जैसे आसमान से बिजली बनकर गिरी। इस सच्चाई का सामना करना मेरे और माँ दोनों के लिए बेहद तकलीफदेह था। तभी आंटी एकदम मेरी ओर बढ़ी और मेरे हाथ से विक्रम की सगाई की अंगूठी उतार ली। साथ ही हमारे परिवार की ओर से दी गई अंगूठी भी मेज पर रख दी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उनका यह व्यवहार देखकर हम दोनों अवाक रह गए, जैसे कोई बुरा सपना आंखों के सामने सच हो गया हो। इतने में वंदना पकोड़े लेकर कमरे में आई।
हमें यूं स्तब्ध बैठे देखकर उसने हंसी में कहा, क्या बात है, आप दोनों तो ऐसे बैठे हैं जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। और आंटी कहाँ गईं? उसकी मासूमियत भरी बात सुनकर मैं खुद को रोक नहीं सकी और फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और खुद भी रो पड़ी। रचना, जो पास ही खड़ी थी, मेज पर रखी हुई अंगूठी को देखकर सब कुछ समझ गई थी। जब पापा घर लौटे और उन्हें सारी बात पता चली तो उनका भी बुरा हाल हो गया। वे कुछ दिन बहुत चुपचाप और उदास रहे। फिर एक दिन उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब जो होना था वह हो गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी और उसकी माँ यूं टूटे रहें। अब हमें आगे बढ़ना होगा। कनक की शादी के लिए किसी और अच्छे रिश्ते की तलाश करनी होगी। माँ की चिंता बढ़ गई थी। उन्होंने पापा से कहा, एक लड़की का रिश्ता जब टूटता है तो समाज तरह तरह की बातें करता है। कोई नहीं सोचता कि गलती किसकी थी, सब यही मान लेते हैं कि लड़की में ही कोई खामी रही होगी। पापा ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, तुम दिल छोटा मत करो, ऊपर वाला सब देखता है, वो जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। फिर दोनों ने मिलकर मेरे लिए नया रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उन्हें एक बहुत अच्छा, सभ्य और संपन्न परिवार मिला। माँ ने मुझे बताया कि वे लोग काफी अच्छे हैं, लेकिन मेरे मन में किसी भी रिश्ते को लेकर अब कोई उत्साह नहीं था। माँ और पापा ने फिर भी शादी की तैयारियां बड़े जोश से शुरू कर दी और तय किया कि मेरी शादी उसी तारीख पर होगी जिस दिन विक्रम से होने वाली थी। और फिर माँ और पापा ने जो कहा था उसे सच कर दिखाया। मेरी शादी ठीक उसी तारीख पर राहुल से कर दी गई जिस दिन पहले विक्रम से होनी थी। मैं दुल्हन बनी, पर दिल से नहीं। राहुल के घर आने के बाद भी मुझे इस रिश्ते से कोई लगाव महसूस नहीं हुआ। यह शादी मेरे टूटे हुए दिल को संभाल नहीं सकी थी। सच तो यह है कि शादी के दिन तक मैंने अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा था। पूरी शादी बहुत सादगी से हुई थी। मैंने जयमाला से लेकर बाकी रस्मों तक सबसे खुद को दूर रखा था, इसलिए ये भी नहीं पता चला कि मेरा पति दिखता कैसा है। शादी के दिन मेरा चेहरा हमेशा झुका ही रहा। जब शादी की रात आए और राहुल ने धीरे से मेरा घूंघट उठाया, तब पहली बार मैंने उसे देखा। वह वाकई बहुत हैंडसम था। मुझे देखते ही मुस्कुरा उठा और कहा, कनक तुम तो बहुत ही सुंदर हो। मैं बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात सुनती रही, मन पूरी तरह खाली सा था। तभी वह मेरा हाथ थामते हुए बोला, तुम अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती थी, है ना? मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। मेरी आंखों में हैरानी थी। वह शांत स्वर में फिर बोला, उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? क्या तुम में कोई कमी थी या तुम्हारी किसी गैर लड़के से दोस्ती थी? राहुल की बात सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगी। गुस्से में मैंने कहा, मेरा किसी और के साथ कोई रिश्ता नहीं था और न ही मुझमें कोई कमी थी। विक्रम को बस लालच आ गया था। उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जिसके मायके वाले उसके कारोबार को बढ़ाने में मदद करें, लेकिन हम इतने संपन्न नहीं थे कि उसकी यह ख्वाहिश पूरी कर सकें। मेरे आंसू देखकर राहुल ने नर्म लहजे में कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत ही बता रही है कि तुम कितनी शरीफ और नेकदिल हो। लेकिन उस वक्त मेरा दिल इतना दुखी था कि राहुल की बातों से कोई राहत नहीं मिली। उसने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सिरदर्द का बहाना बनाया और चुपचाप सोने के लिए लेट गई। मन में बस यही सवाल घूम रहा था, क्या पूरी जिंदगी मुझे अपने पति के ताने ही सुनने पड़ेंगे? पर सुबह का नज़ारा कुछ अलग था। जैसे ही मैं सोकर उठी, मेरी सास मुझे देखकर बेहद खुश हुई। वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे मैं उनके घर के लिए कोई सौभाग्य लेकर आई हूँ, जैसे मैं किसी जन्नत की मलिका हूँ। राहुल का भी मेरे प्रति रवैया बहुत अच्छा था। वह हर संभव कोशिश कर रहा था कि मैं खुश रहूं। मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये सब देखकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। घर में मेरा एक देवर भी था जो बहुत ही अच्छा और हंसमुख लड़का था। वह मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारता और मुझसे बातें करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। 2-3 दिन बाद माँ और पापा मुझसे मिलने हमारे ससुराल आए। मेरी सास ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ देर तक सभी लोग आपस में बातचीत करते रहे। फिर माँ ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, कनक जरा अपना कमरा तो दिखाओ। मैं उन्हें अपने साथ अपने कमरे में ले गई। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, माँ ने दरवाज़ा बंद कर लिया और उनके चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, कनक कल तुम्हारे पापा के दोस्त की पत्नी सविता जी हमारे घर आई थी। उन्हें जब ये पता चला कि तुम्हारी शादी इतने अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार में हुई है तो उनके होश ही उड़ गए। मैं चुपचाप माँ की बातें सुनती रही,
तभी उन्होंने आगे कहा, सविता जी बार बार यही कह रही थी कि विक्रम ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह अब पछता रहे हैं और चाहते हैं कि हम वंदना की शादी विक्रम से कर दें। उन्होंने कहा कि कनक नहीं तो उसकी छोटी बहन ही सही, रिश्ता तो कायम रहना चाहिए। माँ की आंखों में गुस्से की चमक थी। उन्होंने कहा, मैंने सविता जी को साफ शब्दों में जवाब दे दिया और उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी भी किसी स्वार्थी लड़के के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। फिर माँ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इतना ही नहीं, अब तो मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। कोई जलन से तो कोई हैरानी से, लेकिन सबकी नजरें अब तुम्हारी जिंदगी पर हैं। और फिर माँ ने मेरी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी की किस्मत बहुत शानदार है, जो इतने अच्छे और रुतबेदार घर में शादी हुई है। फिर माँ की आंखों में हल्की चिंता झलकने लगी। बोली, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन को अब तक चैन नहीं मिला था। बार बार यही डर लगता था कि इतने अमीर लोग हैं, उनके संस्कार और स्वभाव कैसे होंगे। कहीं पैसे के घमंड में तुम्हें तकलीफ न हो, यही सोच सोचकर मैं बेचैन रहती थी। माँ ने मेरी ओर प्यार से देखा और कहा, मगर आज जब मैं इन लोगों से मिली तो मेरा दिल हल्का हो गया। तुम्हारी सास ने जिस अपनापन और प्यार से मेरा स्वागत किया, उससे तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो गईं। और तुम्हारा व्यवहार कनक, तुमने तो मुझे गर्व महसूस कराया है। थोड़ा रुककर माँ बोली, तुम्हारा पति राहुल भी बहुत अच्छा और समझदार लड़का है। मुझे पूरा यकीन है कि वह तुम्हें कभी दुखी नहीं करेगा। बस एक बात याद रखना, इन लोगों को कभी शिकायत का मौका मत देना। ये तुम्हें बहुत प्यार और इज्जत देंगे, बस तुम भी अपने रिश्ते को संभाल कर रखना। माँ की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गईं, लेकिन दिल से मैं बेहद हल्का महसूस कर रही थी। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया, हे भगवान, तूने सचमुच मेरा भला किया, उन लालचियों से मुझे दूर कर दिया और मुझे ऐसे लोगों के साथ जोड़ दिया जो सच्चे दिल से अपनाते हैं। माँ और पापा कुछ समय मेरे साथ बिताकर घर लौट गए। धीरे धीरे मैंने अपने ससुराल को अपनाना शुरू कर दिया और अपने पति राहुल के साथ एक मजबूत रिश्ता बना लिया। वह मुझे किसी कीमती चीज की तरह सहेज कर रखते थे, जैसे मैं उनकी दुनिया की सबसे खास चीज हूँ। घर में सब कुछ खुशनुमा और सुकून भरा चल रहा था। एक दिन मेरी सासू माँ मेरे कमरे में आईं। उन्होंने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, कनक, तुम तो सच में बहुत प्यारी बहू हो। दिल से दुआ करती हूँ कि मेरे छोटे बेटे शिवाय के लिए भी तुम्हारी जैसी ही संस्कारी और समझदार लड़की मिले। अगर तुम्हारी नज़र में कोई हो तो जरूर बताना। फिर उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए जोड़ा, मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटों की बहुएं एक ही घर से हों। तुम्हारे घराने की परवरिश बहुत अच्छी है और तुम्हारी जैसी बहू फिर से मिल जाए तो हमारा घर और भी संवर जाएगा। मैंने आदर से कहा, माँ जी, अभी तो मुझे किसी का ख्याल नहीं है, मगर मैं अपनी माँ से जरूर बात करूंगी। वो इस मामले में हमारी मदद जरूर करेगी। ये कहकर मैं मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई और माँ को फोन मिलाया। फोन उठाते ही मैंने पूछा, माँ, आप क्या कर रही हैं? माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो मिठाई खा रही हूँ। क्या बात है कनक, आज अचानक कैसे याद आई? मैंने माँ से पूछा, मिठाई कहाँ से आई? माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे वही हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उन्हीं के घर से आई है। मैंने हैरानी से कहा, क्यों? अभी तो हाल ही में उनके बड़े बेटे की शादी हुई थी, क्या अब छोटे बेटे की भी शादी तय हो गई? माँ खिलखिला कर बोली, अरे नहीं रे, उनकी बड़ी बहू माँ बनने वाली है। बस इसी खुशी में तो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। शर्मा जी तो जैसे खुशी में फूले नहीं समा रहे। मैंने तो उन्हें समझाया भी कि इतनी जल्दी सबको बताना ठीक नहीं होता, नजर लग जाती है, पर वो सुने तब ना। इतने सालों बाद उनके घर में किलकारी गूंजने वाली है, इसलिए वो अपने जज्बात रोक ही नहीं पा रहे। माँ की बातें सुनते सुनते अचानक मेरे चेहरे पर उदासी उतर आई। फिर माँ ने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया, कनक, तुमसे भी अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनी। धीरे धीरे तुम्हारी शादी को तो 6 महीने हो जाएंगे। मैंने उस बात को टालते हुए कहा, माँ, राहुल आ गए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ, और जल्दी से फोन काट दिया। लेकिन सच तो ये था कि मेरे गले से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। दिल भारी हो गया था, आंखों में नमी सी भर आई थी। मेरी शादी एक अच्छे घर में हुई थी, ससुराल वाले मुझे बहुत चाहते थे, राहुल ने भी कभी कोई कमी नहीं रखी, मगर एक कड़वी सच्चाई ये थी कि इतने महीनों में भी मेरे और राहुल के बीच वो रिश्ता ही नहीं बना जो पति पत्नी के बीच सबसे अहम होता है। मेरे दिल में लगातार यह सवाल उठ रहा था कि आखिर राहुल मुझसे दूरी क्यों बनाए हुए हैं। कई बार सोचा कि सीधे उनसे पूछ लूं, लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी। कुछ दिनों तक मैं इसी उलझन में डूबी रही।
फिर एक दिन माँ का फोन आया। उन्होंने हल्की नाराजगी से पूछा, कनक तुम्हारी सास को क्या तुम्हारे देवर की शादी नहीं करनी? उनकी बात सुनकर मुझे एकदम से याद आया कि सासू माँ ने सच में शिवाय की शादी के बारे में मुझसे बात की थी। मैंने माँ से कहा, हाँ माँ, वो तो मुझसे कह रही थी कि अगर मेरे घर की कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। इतना सुनते ही माँ थोड़ी खफा हो गई और बोली, अरे कनक, तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आई? तुम्हें वंदना का नाम लेना चाहिए था। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मेरी छोटी बेटी भी उसी तरह अच्छे घर में जाए जैसे तू गई है। और जब तुम्हारा देवर अच्छा है तो क्यों ना हम वंदना की शादी उसी से कर दें। मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा, सच माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे पता नहीं क्यों ये बात पहले क्यों नहीं सूझी। मैं सासू माँ से वंदना के बारे में जरूर बात करूंगी। माँ की बातों में उम्मीद की एक चमक थी। उन्होंने कहा, अगर वंदना की शादी तुम्हारे ससुराल में हो गई तो समझो मेरा सपना पूरा हो गया। और ऊपर से वो विक्रम वाले लोग भी देखते रह जाएंगे। रात के खाने के बाद मैंने हौले से अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, क्या हम शिवाय की शादी मेरी छोटी बहन वंदना से कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर सासू माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं तो कब से यही सोच रही थी कि वंदना जैसी प्यारी लड़की अगर हमारी बहू बन जाए तो कितना अच्छा होगा। तुम दोनों बहनों में वही संस्कार, वही अपनापन है। हम दोनों सास बहू उस पल बहुत खुश हुए और सासू माँ ने कहा, तुम अपनी माँ से कह देना कि मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। मैं शिवाय के लिए वंदना को बहू बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। इसके बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो देखा राहुल मेरा इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, कनक, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी मीठी बातों से मेरा दिल बहलता है। आज न जाने क्यों उनके व्यवहार में एक अलग ही अपनापन था। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, राहुल, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने उत्सुकता से कहा, बिल्कुल कहो ना। मैंने दिल की बात कह दी, राहुल, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर भी एक नन्हा मेहमान आए। मेरी बात सुनते ही राहुल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उनके चेहरे से जैसे सारा रंग उतर गया। कुछ पल तक वह मुझे यूं ही देखते रहे, जैसे कोई बात मन ही मन सोच रहे हों। राहुल ने मेरे सवाल पर मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और कहा, कनक, तुमने तो मेरी दिल की बात कह दी। लेकिन सच बताऊं, जब भी तुम कमरे में आती हो, थकी थकी सी लगती हो और तुरंत सो जाती हो। मैं कई बार सोचता था कि इस बारे में तुमसे बात करूं, पर डर लगता था कि कहीं तुम इस रिश्ते के लिए अभी तैयार न हो। इसलिए मैं चुप रहा। राहुल की बातें सुनकर मैं सचमुच शर्मिंदा हो गई। वह बिल्कुल सही कह रहे थे। ना जाने क्यों, शादी के पहले दिन से ही जैसे ही मैं कमरे में आती, मुझे अचानक गहरी नींद आ जाती और मैं बिना कुछ कहे सुने सो जाती। आज भी यही हुआ था। मेरी आंखें नींद से भारी थीं और हमारी बातचीत अधूरी रह गई। सुबह जब मेरी आंख खुली, दिल पर एक अजीब सा बोझ था। मैंने देखा कि राहुल ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैं झटपट उठकर उनके पास गई और उनका हाथ थाम लिया। भावुक होकर बोली, राहुल, मुझे माफ कर दीजिए। हमारी शादी को इतने दिन हो गए और हम अभी तक एक दूसरे से दूर हैं। मगर ये दूरी इसलिए नहीं थी कि मैं किसी और को अब भी याद करती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका प्यार इतना सच्चा और गहरा है कि उसने मुझे मेरी बीती जिंदगी से निकालकर आज में जीना सिखा दिया है। मैं कब विक्रम को भूल गई, मुझे खुद पता नहीं चला। अब सिर्फ आप हैं मेरे जीवन में और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। मेरी बात सुनकर राहुल ने बड़े ही शांत और भरोसे से कहा, कनक, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई गलत बात नहीं है। ये कहकर वह मुस्कुराए और कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर बाद राहुल और मेरे देवर शिवाय दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। दोपहर के समय मेरे मम्मी पापा मिठाई के डब्बे लेकर हमारे घर आए। मेरी सास ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसी दिन घर के माहौल में एक नई खुशी का संचार हुआ। मेरी छोटी बहन वंदना की शादी मेरे देवर शिवाय से तय कर दी गई। मेरी सासू माँ ने मेरी माँ से बहुत स्नेह से कहा, बहन जी, मेरे पास सब कुछ है, भगवान की बड़ी कृपा है। मुझे आपकी बेटी के साथ किसी तरह का दहेज नहीं चाहिए। आप बस 2 जोड़ी कपड़ों के साथ अपनी बेटी को खुशी खुशी हमारे घर भेज दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर हम सबकी आंखें भर आईं, खुशी और संतोष से। मैं और मेरे घरवाले इस रिश्ते से बेहद खुश थे। फिर मेरी सास ने कहा, मैं चाहती हूँ कि यह शादी ज्यादा टाले नहीं, जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए। मुझे लगा कि मम्मी पापा शायद कहेंगे कि इतनी जल्दी तैयारियां मुमकिन नहीं है,
लेकिन मेरी हैरानी की सीमा नहीं रही जब उन्होंने तुरंत हामी भर दी। हाँ बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है और हम तय समय पर सब तैयार कर लेंगे। उनकी सहमति पर मैं थोड़ी चकित जरूर हुई, लेकिन अंदर से खुश भी थी। शिवाय एक नेक और मेहनती लड़का था, जिसमें मुझे कोई बुराई नहीं नजर आई। मुझे लगा कि वंदना के लिए इससे अच्छा रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे दिल में ये सुकून था कि चलो, वंदना की शादी एक अच्छे घर में और एक अच्छे लड़के से हो गई। धीरे धीरे वो दिन भी आ ही गया जब वंदना दुल्हन बनकर हमारे घर आई। उसे सजी संवरी हालत में देखकर मेरा दिल भर आया। मैं बहुत खुश थी कि अब हम दोनों बहनें एक ही छत के नीचे साथ रहेंगे, मिलजुल कर हर पल को साझा करेंगे। अगली सुबह हुई तो थोड़ा देर हो चुकी थी। घर में सब लोग जाग चुके थे, लेकिन वंदना अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। शिवाय तो कब का उठ चुका था, आराम से टहल रहा था। मैंने उससे हल्के फुल्के अंदाज में कहा, शिवाय, जाकर वंदना को बुलाओ, नाश्ता तैयार है। उसे कहो कि आकर खा ले। लेकिन शिवाय ने मुस्कुराते हुए मेरी बात को टाल दिया और बोला, भाभी, वंदना अभी सो रही है। मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद खराब हो, अभी उसे थोड़ा और आराम करने दीजिए। मैंने बात मान ली, लेकिन जब काफी देर हो गई और वंदना फिर भी कमरे से बाहर नहीं आई, तो मुझे चिंता होने लगी। मैं धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ी, मन में यही सोचते हुए कि शायद वो ठीक न हो। जैसे ही मैं उसके कमरे के पास पहुंची, मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और गंभीर स्वर में कहा, कनक, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। ये मत समझना कि तुम्हारा देवर बहुत शांत और अच्छा है। उसका गुस्सा बहुत तेज है और कई बार वह अपने आप पर भी काबू नहीं रख पाता। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम उसके कमरे में बिना पूछे मत जाया करो। सास की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने हालात के चलते सिर तो हिला दिया, लेकिन मन ही मन वंदना पर गुस्सा भी आने लगा था। सोच रही थी कि कोई इतनी देर तक भी सोता है क्या। तय कर लिया था कि जैसे ही वो उठेगी, मैं उसकी जमकर खबर लूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा ये इंतजार इतना लंबा खींच जाएगा। सुबह कब दोपहर में बदली और दोपहर कब शाम में, मुझे खुद नहीं पता चला, लेकिन वंदना का कोई अता पता नहीं था। दिल घबरा रहा था, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर जैसे ही शाम ढली, मेरी नज़र वंदना पर पड़ी। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल रही थी। उसे देखकर थोड़ा चैन तो मिला, मगर मुझे ये देखकर हैरानी भी हुई कि उसने अपना चेहरा पूरी तरह से घूंघट से ढक रखा था। वह बिना किसी से कुछ कहे सीधे रसोई की तरफ बढ़ गई। मुझे उसकी हालत कुछ अजीब सी लगी, तो मैं फौरन उसके पीछे पीछे किचन में चली गई। मैंने धीरे से आवाज दी, वंदना, आज इतनी देर तक कैसे सोती रही? और ये मुंह क्यों छुपा रखा है? इधर देखो, सब ठीक तो है न? मैं आगे बढ़ ही रही थी कि शायद उसके घूंघट को हटाकर देखूं, तभी वह घबराई सी अचानक मुड़ी और बिना एक शब्द बोले किचन से भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। मैं भी पीछे पीछे भागी, लेकिन वो कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर चुकी थी। उसकी इस हरकत ने मेरे गुस्से को और भड़का दिया। मैं बेचैनी और गुस्से में दरवाजा पीटने लगी, वंदना, ये क्या बर्ताव है? दरवाजा खोलो, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? ये सवाल मेरे जहन में गूंजता रहा। राहुल कुछ देर तक बस मेरी तरफ देखता रहा, जैसे कोई उलझन में हो, कोई भारी राज बताने से पहले खुद को संभाल रहा हो। फिर धीरे से बोला, अगर मैं कुछ कहूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? मैंने तुरंत कहा, हाँ राहुल, तुम कहो तो सही। तभी उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली और मेरे हाथ में रख दी। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। वह बोला, आज रात के खाने में ये पुड़िया माँ और शिवाय के खाने में मिला देना। मैं सन्न रह गई, मेरे हाथ कांपने लगे। मैं घबराई हुई आवाज में बोली, ये क्या है? राहुल की आंखों में कठोरता उतर आई। उसने कहा, अगर तुमने यह नहीं किया तो याद रखना, तुम सारी जिंदगी अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाओगी। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। राहुल ने सख्त लहजे में कहा, अब इससे ज्यादा कोई सवाल जवाब नहीं, कनक। उसकी बातों में ऐसा ठंडापन था कि मैं पूरी तरह से चुप हो गई। दरअसल मेरे मन में पहले से ही कुछ अनहोनी की आशंका थी। कहीं न कहीं महसूस हो रहा था कि इस घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया गया है। इसलिए मैंने भारी मन से राहुल की बात मान ली। शाम को जब सब लोग खाने की मेज पर बैठे, तो मैंने अपनी सास और देवर की थाली में वह पुड़िया मिला दी। कुछ ही देर बीती थी कि दोनों वही कुर्सी पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। ये देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल तुरंत खड़ा हुआ और वंदना के कमरे की तरफ दौड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर से कहा, वंदना, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं राहुल हूं। और हैरानी की बात यह थी कि वंदना ने बिना किसी हिचक के दरवाजा खोल दिया। राहुल ने हमें तुरंत कार में बैठने को कहा।
हम दोनों बहनें डर और हैरानी में चुपचाप गाड़ी में बैठ गईं। गाड़ी तेजी से शहर से बाहर निकल गई। कई किलोमीटर चलने के बाद राहुल ने एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोकी और बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग हमें जो समझ रहे थे, हम वैसे बिल्कुल नहीं हैं। ना हम किसी खानदानी रईस घर से हैं और न ही हमारे पास कोई दौलत है। असल में हम एक ठग गिरोह हैं। हम नए शहरों में जाकर किराए पर आलीशान घर लेते हैं, अच्छा पहनावा और व्यवहार दिखाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। फिर किसी मासूम लड़की से शादी कर लेते हैं और बाद में उसे ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। फिर वहां से गायब हो जाते हैं। राहुल की सच्चाई सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, कनक, मैं तुम्हें हर रात नींद की गोलियां देता था ताकि तुम मुझसे कोई सवाल न कर सको। हमारा पूरा प्लान यही था कि जैसे ही शिवाय की शादी वंदना से हो जाएगी, हम तुम दोनों बहनों को एक साथ किसी और जगह भेज देंगे। लेकिन इन दिनों तुम्हारे साथ रहते रहते मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग ही एहसास जाग गया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावे का मेल दिख रहा था। फिर उसने आगे कहा, अगर तुम मुझे अपना न भी सको, तब भी मैं तुम्हारी खातिर यह गुनाहों की दुनिया छोड़ने को तैयार हूँ। इतना कहकर राहुल हमें हमारे मायके छोड़ आया। घर पहुंचते ही मैंने वंदना को अपने पास बैठाया और पूछा, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी वंदना? 3 दिन तक तूने मुंह तक नहीं दिखाया। वंदना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, दीदी, मुझे माफ कर दो। राहुल ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपसे बात की या कुछ भी बताया तो वह आपके साथ कुछ बुरा करेंगे। मेरा मोबाइल भी उसने जबरदस्ती छीन लिया था। मैं डरी हुई थी, मजबूर थी और उसी डर के साए में जी रही थी। जब मैंने यह बात अपने माँ पापा को बताई तो वे बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों था, लेकिन साथ ही सुकून भी कि उनकी बेटियां सही सलामत लौट आईं। इन सब के बाद मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया। मैं राहुल को एक मौका देना चाहती थी। उसके पछतावे और बदले हुए व्यवहार ने मेरे दिल को छुआ और मैंने तय किया कि अगर वह वाकई अपनी गलती सुधारना चाहता है तो मैं उसके साथ एक नई शुरुआत करूंगी। राहुल ने पुलिस से संपर्क किया और अपने किए हुए सारे अपराधों को स्वीकार करवा दिया। वह मुझे दिल से प्यार करता था और मुझे यह एहसास दिलाया कि सच में उसका दिल बदल चुका था। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन इस बात का संतोष था कि भगवान ने मेरे घर को टूटने से बचा लिया। मुझे उम्मीद थी कि जल्दी ही मेरी बहन वंदना का भी घर बस जाएगा और वह भी खुशियों से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी।